आज हम हिंदी व्याकरण के उस हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही मतलब कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं। संधि। हाँ, ये टॉपिक है तो थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास स्टडी टेक द्वारा तैयार की गई कुछ बेहतरीन जानकारी और ट्रिक्स है। ये विश्लेषण खास तौर पर उन सीखने वालों के लिए है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। शुरुआत एक बहुत ही सीधी सादी परिभाषा से होती है। जब दो अक्षर पास आने पर आपस में मिल जाते हैं और एक नया रूप ले लेते हैं, उसी बदलाव को संधि कहते हैं। अच्छा। और स्टडी टेक के नोट्स इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो हमारा आज का मिशन साफ है। स्टडी टेक की दी हुई इन जादुई ट्रिक्स की मदद से संधि के पीछे के लॉजिक को समझना ताकि इसे रटना न पड़े। तो शुरुआत कहाँ से करें? मेरे ख्याल से स्वर संधि से, क्योंकि स्रोत कहता है कि सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। सही पकड़ा। स्वर संधि, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पूरा स्वरों का खेल है। जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है तो बदलाव आता है, और यहीं पर चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। तो पहला प्रकार है दीर्घ संधि। इसके लिए स्टडी टेक के नोट्स में एक बड़ा मजेदार नाम दिया गया है, बड़ा भाई। कहा गया है कि इसकी पहचान शब्द के बीच में एक बड़ी मात्रा से होती है, जैसे आ की मात्रा बड़ी ई की या फिर बड़े ऊ की, जैसे विद्या और आलय का विद्यालय। हाँ, और ये सीधा इससे लगता है क्योंकि ये ट्रिक इसके नाम दीर्घ से ही निकली है, जिसका मतलब ही बड़ा होता है। अच्छा। यहाँ जो आकर्षक बात है वो है इसका कारण। जब दो एक जैसे सजातीय स्वर मिलते हैं, जैसे अ के बाद अ या आ आए, या ई के बाद ई या ई आए। बिल्कुल, तो वो दोनों मिलकर अपने बड़े भाई यानी दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। तो स्टडी टेक का ये बड़ा भाई वाला नाम सिर्फ एक ट्रिक नहीं, ये उस नियम का सार है। ये दो सदस्यों के मिलने जैसा है जो मिलकर और मजबूत हो जाते हैं। अब अगले पर आते हैं जहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, गुण संधि। यहाँ के नोट्स में पहचान बताई गई है, शब्द के ऊपर सिर्फ एक मात्रा। स्टडी टेक ने इसे एक चोटी कहा है। एक चोटी, हाँ। यानी ए या ओ की मात्रा, जैसे नर और इंद्र से बना नरेंद्र। और यहाँ से आप देखिए परिवार बदल जाता है। गुण संधि में अ या आ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, जैसे ई या ऊ। अच्छा, तो अब दोस्त बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये दोस्त बनाने जैसा है। अ जब ई से दोस्ती करता है तो दोनों मिलकर एक नई आवाज ए बनाते हैं। और जब अ ऊ से मिलता है तो ओ की आवाज बनती है। तो ये एक चोटी असल में दो अलग अलग स्वरों के मिलने का नतीजा है। सही। और स्टडी टेक की ये विजुअल ट्रिक एक चोटी इस बदलाव को तुरंत पहचानने में बहुत मदद करती है। यहाँ पर एक सवाल आता है, नरेंद्र में एक चोटी है, ठीक है, लेकिन फिर सदैव जैसे शब्दों का क्या? वहां तो दो चोटियां हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। और यहीं पर अगली संधि आती है, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब ही है बढ़त या इंक्रीज। ओके। तो जैसा कि स्रोत में बताया गया है, गुण संधि की एक चोटी में जब वृद्धि होती है तो वो दो चोटी बन जाती है। अच्छा। यानी ए और औ। जब आ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो वो हमेशा बड़े वाले यानी अय में बदल जाता है। सदा प्लस एव सदैव। वाह, तो ये एक सिलसिला है। दीर्घ संधि में एक ही परिवार, गुण संधि में दोस्त बनकर एक चोटी, और वृद्धि संधि में दोस्ती मजबूत होकर दो चोटी। ये क्रम तो याद रखने में बहुत आसान है ना? बिल्कुल, ये एक तार्किक प्रगति है। और स्टडी टेक ने इसे एक चोटी और दो चोटी का नाम देकर व्याकरण के बोझिल नियम को एक विजुअल पैटर्न में बदल दिया है। अगली संधि है यण संधि, और इसके लिए जो ट्रिक दी है वो बड़ी दिलचस्प है, आधा अधूरा प्यार। सुनने में तो बड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन इसका व्याकरण से क्या लेना देना है? हाँ, नाम तो मजेदार है। पहचान बताई गई है कि य, व या र से ठीक पहले कोई आधा अक्षर आता है, जैसे इति प्लस आदि इज इक्वल टू इत्यादि। और ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही स्वाभाविक ध्वन्यात्मक कारण है। जब आप ई और आ को तेजी से एक साथ बोलने की कोशिश करते हैं, ई आ, हाँ, तो आपकी जुबान अपने आप य की आवाज निकालती है। इया, इया, या। वो जो पिछला अक्षर ता था, उसमें से ई स्वर तो निकलकर य बन गया, तो बेचारा था आधा ही रह गया। अरे वाह। इसी तरह ऊ और आ को तेजी से बोलने पर वर की आवाज बनती है। ऊ आ, वाह। सू का ऊ निकल गया तो स आधा रह गया। तो ये आधा अक्षर असल में उस स्वर की कुर्बानी का नतीजा है। आधा अधूरा प्यार नाम अब ज्यादा सार्थक लग रहा है।
ये तो कमाल की बात है। स्टडी टेक की ये ट्रिक सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया की कहानी बता रही है। सही कहा, ये ट्रिक उस प्राकृतिक ध्वनि बदलाव को पहचानने का शॉर्टकट है जो परीक्षा के दबाव में बहुत कीमती साबित होता है। और स्वर संधि का आखिरी प्रकार है अयादी संधि। इसके लिए स्रोत में कहा गया है 3 अक्षर का सीधा साधा नाम। इसमें कोई मात्रा नहीं होती और अय, आय, अव, आव जैसी आवाज आती है, जैसे नयन, पवन। गायक? हाँ, गायक। ये बाकियों से काफी अलग लग रहा है। ये बिल्कुल अलग है और इसकी सादगी ही इसकी पहचान है। जब ए, ओ, औ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो ये अपनी पहचान खोकर अय, आय जैसी ध्वनियों में बदल जाते हैं। अच्छा। जैसे ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन। अच्छा। यहाँ ए का आय बन गया। ये इतना सरल है कि इसमें कोई चोटी या आधा अक्षर जैसा निशान नहीं होता। तो अगर कोई शब्द बहुत सरल दिखे और उसमें ये ध्वनियां हों तो वो अयादी संधि हो सकती है। तो स्वर संधि तो पूरी तरह से मात्राओं और स्वरों के जुड़ने का खेल है, लेकिन कहानी तब बदल जाती है जब एक व्यंजन स्वर या किसी दूसरे व्यंजन से टकराता है। बिल्कुल। स्टडी टेक के स्रोत बताते हैं कि यहाँ के नियम बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए अब व्यंजन संधि को समझते हैं। हाँ, व्यंजन संधि में नियमों का मतलब चरित्र बदल जाता है। यहाँ आवाज के कंपन, नाक से निकलने वाली ध्वनि, इन सब का महत्व बढ़ जाता है। स्रोत में पहला नियम दिया गया है 1 का 3, और इसे समझाने के लिए एक उपमा दी गई है फर्स्ट गियर से सीधे थर्ड गियर। इसका मतलब है कि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर जैसे क, च, ट अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, यानी ग, ज, ड में। उदाहरण है दिक प्लस गज इज इक्वल टू दिग्गज। यहाँ क का ग बन गया। ये क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है घोष और अघोष ध्वनियां। आप अपना हाथ गले पर रखकर क बोलिए, कोई खास कंपन महसूस नहीं होगा। नहीं हो रहा। अब ग बोलिए। ग, हाँ, कंपन हो रहा है। क एक अघोष वर्ण है बिना कंपन के, और ग एक घोष वर्ण है कंपन के साथ। जब दिक का अघोष क गज के घोष ग से मिलता है तो बोलने की आसानी के लिए हमारा मुंह क को भी घोष यानी ग में बदल देता है। तो ये हमारे बोलने के तरीके को आसान बनाने का एक प्राकृतिक नियम है। इस तकनीकी बात को कौन याद रखता? लेकिन फर्स्ट गियर से थर्ड गियर वाली उपमा जो स्टडी टेक के नोट्स में दी गई है, वो इस मुश्किल बात को तुरंत दिमाग में बैठा देती है। यही तो इन ट्रिक्स की खूबी है, वो जटिल नियमों को रोजमर्रा के उदाहरणों से जोड़ देती हैं। व्यंजन संधि का एक और नियम है जो बहुत आम है, म का बिंदी बनना। ट्रिक है म गया ऊपर। हाँ, यानी अगर म के बाद कोई व्यंजन आए तो म अनुस्वार यानी बिंदी बन जाता है। जैसे सम प्लस तोष इज इक्वल टू संतोष। बिल्कुल, और ये हम हर रोज लिखते हैं और पढ़ते हैं। संयोग, संरक्षण, संवाद, इन सब में वही नियम काम कर रहा है। म गया ऊपर इस बदलाव को सेकंडों में पहचानने लायक बना देता है। तो व्यंजन संधि में अक्षरों का रूप बदलता है, लेकिन एक और चिन्ह है जो हिंदी में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, विसर्ग, डॉट। इसके नियम तो और भी दिलचस्प लगते हैं। जी। स्टडी टेक के विश्लेषण में विसर्ग संधि का पहला नियम बताया गया है कि विसर्ग का ओ की मात्रा बन जाना, जैसे मन प्लस योग इज इक्वल टू मनोयोग। हाँ, ये बहुत आम बदलाव है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है अपवादों का। और ये देखकर अच्छा लगा कि स्रोत ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने प्रातःकाल जैसे शब्द का जिक्र किया है। अच्छा। हाँ, मन प्लस योग की तरह प्रातः प्लस काल का प्रातःकाल नहीं होता, विसर्ग जैसा का तैसा रहता है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ विसर्ग बदलेगा और कहाँ नहीं? ये एक गहरा सवाल है। मोटे तौर पर नियम ये है कि अगर विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन हो तो विसर्ग ओ बन जाता है। लेकिन प्रातःकाल में बाद में क आता है जो अघोष है, इसलिए नियम लागू नहीं होता। समझ गई। ये बारीकियां जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर परीक्षा में अपवाद ही पूछे जाते हैं। जहाँ आधा श दिखे समझो वहाँ विसर्ग था, जैसे नी प्लस चल निश्चल या नम प्लस ते नमस्ते। ये तो बहुत काम की ट्रिक लगती है। ये बहुत ही व्यवहारिक सलाह है, खासकर जब आपको संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाए। अगर शब्द के बीच में आधा श, श या स दिखे तो ये एक मजबूत संकेत है कि वहां विसर्ग रहा होगा। नमस्ते शब्द हम रोज बोलते हैं, पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। सही बात है।
स्टडी टेक का ये विश्लेषण वाकई चीजों को एक नए नजरिए से दिखाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन अपवादों की जो फंसा सकते हैं। अक्षौहिणी वाला उदाहरण तो सच में फंसाने वाला है। नियम के हिसाब से अक्षा प्लस ऊहिणी में अ और ऊ मिलकर ओ बनना चाहिए था, यानी गुण संधि। सही। लेकिन स्रोत बताता है कि ये वृद्धि संधि है जिसमें औ बनता है। भाषा में इस तरह के अपवाद बनते ही क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भाषा गणित की तरह 2+2 = 4 के नियमों पर नहीं चलती। ये एक जीवित, विकसित होती चीज है। अक्षौहिणी जैसे शब्द संस्कृत से आए हैं और इनके कुछ विशेष नियम हैं जो सामान्य नियमों पर हावी हो जाते हैं। अच्छा। इसी तरह स्रोत में रामायण का उदाहरण दिया गया है। राम प्लस अयन, अ और अ मिलकर आह बना, ये तो हुई दीर्घ संधि। हाँ। लेकिन अयन के न का अण में बदल जाना व्यंजन संधि का एक नियम है। तो एक ही शब्द में दो संधियां काम कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ट्रिक्स जानना काफी नहीं है। इन बारीकियों को शामिल करना वाकई सीखने वालों के लिए बहुत मददगार है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नियम हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन भाषा की अपनी एक यात्रा होती है और कुछ शब्द उस यात्रा के गवाह होते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो संधि जितनी जटिल लगती है उतनी है गए पैटर्न और ट्रिक्स, जैसे बड़ा भाई, एक चोटी, आधा अधूरा प्यार या 1 का 3 को समझ लें तो ये डरावने नियम असल में पहचान के निशान बन जाते हैं। सार यही है। बात सिर्फ नियम रटने की नहीं, बल्कि उनके पीछे की ध्वनि और तर्क के पैटर्न को समझने की है।